तुम लोगों को एक खुशी की बात बताऊं? बताइए ना। पापा कौन सी बात, जल्दी बताइए ना। मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया है। साथ ही हिंदी ऑफिसर के पद पर प्रमोशन भी हो गया है। मजा आ गया पापा। मैं और विनायक तो पहले ही दिल्ली देखने का प्लान बना रहे थे। आपके वो दोनों फ्रेंड्स अमित और यश भी तो शायद दिल्ली में हैं। वो किस ऑफिस में हैं? अमित तो हिंदी के किसी ऑफिस में है। अच्छा। और यश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ है। अच्छा। चलो दिल्ली जाकर उनसे मिलेंगे। हाँ। अरे हाँ, 7 दिन के अंदर ज्वाइन भी करना है। तुम लोग सामान बांधने की तैयारी करो। हाँ, ओके ओके। विजया, आज हमें दिल्ली आए हुए 6-7 दिन हो गए। तुम लोगों की बड़ा शहर देखने की इच्छा भी पूरी होगी, दिल्ली भी घूम ली, स्कूल और कॉलेज में एडमिशन्स भी हो गए। अरे हाँ, मेरी अमित और यश से फोन पर काफी देर तक बातचीत हुई। वो एक सीडी भेजेंगे। कैसी सीडी? कार्यालयीन हिंदी, यानी ऑफिशियल हिंदी से संबंधित। आप तो हिंदी में एमए हैं, फिर आपको इसकी क्या जरूरत? कार्यालयीन हिंदी और रोजमर्रा की हिंदी में अंतर है। इस सीडी से मुझे ऑफिस के काम में सुविधा होगी। लगता है सीडी आ गई। माधवी, जरा देखो तो। जी पापा। आज दफ्तर में आए कुछ नए कर्मचारियों के अनुरोध पर 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी तथा उसके विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी हासिल करेंगे और कार्यालय हिंदी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का भी स्वागत है। सर, क्या कार्यालयीन हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी एक ही है? भाषा के प्रकार के आधार पर हिंदी के कुछ प्रयोजन मूलक वर्ग हैं। उनमें प्रशासनिक या कार्यालय हिंदी भी एक वर्ग है। सर, प्रयोजन मूलक हिंदी, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। इससे क्या तात्पर्य है? प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक भाषा विज्ञान के अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान यानी अप्लाइड लिंग्विस्टिक के अंतर्गत एक उप शाखा के रूप में विकसित हुई है। प्रयोजन मूलक हिंदी से अभिप्राय हिंदी के उस रूप से है जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन अथवा उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। यहां प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य और मूलक से तात्पर्य है आधारित, यानी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। जब हम प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करते हैं तो हमारे सामने हिंदी के 4 रूप सामने आते हैं। हिंदी क्षेत्रों में प्रचलित बोली या मिश्रित हिंदी, साहित्यिक हिंदी, जनभाषा और प्रयोजन मूलक हिंदी। इनमें प्रयोजन मूलक हिंदी जीवन की विविध स्थितियों और आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयोजन हेतु काम में लाया जाने वाला रूप है और यही भाषा रूप समाज के विभिन्न क्षेत्रों, विषयों या व्यवसाय से जुड़े लोगों का भाषा रूप, प्रयुक्ति या भाषा का प्रयोजन परक रूप कहलाता है। और यही हिंदी का राजभाषा स्वरूप भी है, जिसका प्रयोग संसद, प्रशासन और न्यायालय आदि में किया जाता है। इसे अंग्रेजी में फंक्शनल लैंग्वेज या लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस कहा गया है। सर, प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? हिंदी को जब राजभाषा बनाया गया
तो उस समय सभी क्षेत्रों जैसे विज्ञान, सामाजिक, राजनैतिक संदर्भों में आए परिवर्तनों के कारण हिंदी के एक ऐसे रूप की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो सामान्य बोलचाल अथवा साहित्य तक ही सीमित न रहकर जीविकोपार्जन से संबंधित विभिन्न क्षेत्र जैसे प्रशासन, न्याय, पत्रकारिता, वाणिज्य, बैंक और विज्ञापन आदि को भी सक्षमता के साथ अभिव्यक्त कर सके तथा हिंदी का ये रूप पारिभाषिक शब्दावली, भाषिक गठन और अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि गुणों से भी परिपूर्ण हो। ये सभी क्षेत्र जिनका मैंने उल्लेख किया है सामान्य भाषा व्यवहार के क्षेत्र नहीं है, अपितु औपचारिक भाषा प्रयोग के क्षेत्र हैं, जिनके लिए हिंदी के इस रूप को विकसित करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। सर, औपचारिक भाषा से क्या मतलब है? प्रयुक्ति या भाषा रूपों की शैली की दृष्टि से भाषा के दो भेद हैं, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। भाषा के जिस रूप का व्यवहार रोजमर्रा में किया जाता है वो अनौपचारिक रूप है, परंतु कार्यालयों या अन्य क्षेत्रों में जिस भाषा रूप का प्रयोग किया जाता है वो औपचारिक रूप होता है। सर, प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयोग का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले भाषा रूपों को प्रस्तुत करना। व्यापक स्तर पर देखें तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आप लोग बताइए, भाषा प्रयोग के ये विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? कार्यालयीन हिंदी, बैंकिंग हिंदी, विधिक क्षेत्र की हिंदी, खेल कूद की हिंदी, कृषि क्षेत्र की हिंदी, जनसंचार की हिंदी, शेयर बाजार की हिंदी, ज्ञान विज्ञान आदि अन्य अनेक क्षेत्रों की हिंदी हो सकती है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जीवन में विभिन्न प्रयोजनों या क्षेत्रों के लिए भाषा के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। यही नहीं, समाज के अन्य प्रोफेशन या व्यवसायों में जैसे डॉक्टर, वकील, व्यापारी आदि के भाषा रूप भी अलग अलग होते हैं। तकनीकी भाषा में विभिन्न संदर्भों और कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले भाषा के इन्हीं रूपों को भाषा की प्रयुक्तियां कहा जाता है। अर्थात ये भाषा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले अलग अलग भाषा रूप हैं। आशा है आप लोगों को प्रयुक्ति की परिभाषा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सर, भाषा रूपों या प्रयुक्ति के अलग अलग होने के क्या कारण हैं? कामकाजी क्षेत्रों की भिन्नता के कारण प्रयुक्ति में भी भिन्नता दिखाई देती है। कामकाजी भाषा के जितने विविध क्षेत्र होंगे, प्रयुक्ति के भी उतने ही अधिक और विविध रूप होंगे। प्रयुक्ति की संकल्पना के साथ सामाजिक भूमिका की संकल्पना भी जुड़ी हुई है। एक ही व्यक्ति विभिन्न स्थितियों तथा संदर्भों में विभिन्न सामाजिक भूमिकाएं निभाता है। वो परिवार का मुखिया, मोटर चालक, व्यवसायी, खिलाड़ी, प्रोफेसर आदि कुछ भी हो सकता है, और वो इन विभिन्न भूमिकाओं के निर्वाह के लिए विभिन्न भाषा रूपों का प्रयोग भी करता है, जो एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न, सुनिश्चित और रूढ़ होते जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पिता परिवार के सदस्यों के साथ भाषा के एक रूप का प्रयोग करता है तो नौकर के साथ कुछ भिन्न। यदि वो प्राध्यापक है तो कॉलेज में लेक्चर देते समय दूसरे ही रूप का प्रयोग करता है। सर, भाषा के ये विभिन्न रूप क्या स्वाभाविक रूप से मनुष्य में निहित रहते हैं? हाँ, बहुत कुछ, लेकिन वो प्रयोजन के अनुकूल इनमें परिवर्तन करता रहता है। इस परिवर्तन का इस बात से घनिष्ठ संबंध रहता है कि कौन किससे, किस शैली में, किस प्रयोजन के लिए भाषा का प्रयोग कर रहा है। इन प्रयोजन मूलक रूपों को कुछ विद्वान भाषा का विस्तारण यानी एन एक्सटेंशन ऑफ ए लैंग्वेज मानते हैं। भाषा का विस्तारण दो तरह से होता है, पहला क्षेत्र जनित, दूसरा विषय जनित। क्षेत्र जनित विस्तार वो है जब भाषा अपने क्षेत्र से बाहर अन्य शहरों में प्रयोग में लाई जाती है तो लोगों के मेल जोल से भाषा का क्षेत्रीय विस्तार होता है।
और यही भाषा का अखिल भारतीय स्वरूप कहलाता है। जैसे बंबईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि। अखिल भारतीय स्वरूप ही हिंदी का राष्ट्रभाषा रूप भी है, जिसमें ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों तथा कार्य क्षेत्रों में चिंतन मनन किया जाता है, जबकि विषय जनित में विषय के अनुरूप भाषा शैली में होने वाला परिवर्तन भाषा का प्रयोजन परक रूप कहलाता है। जिस विषय के प्रतिपादन के लिए कोई भाषा प्रयुक्त होती है, धीरे धीरे उस विषय के अनुरूप उस भाषा का एक नया रूप पनप जाता है। इसी को भाषा प्रयुक्ति या भाषा का प्रयोजन परक रूप कहते हैं। जैसे बाजार भाव की हिंदी, शेयर बाजार की हिंदी आदि। समाज के विभिन्न क्षेत्रों, विषयों, व्यवसाय से जुड़े लोगों का भाषा रूप प्रयुक्ति या भाषा का प्रयोजन परक रूप कहलाता है। जैसे शेयरों में सुधार, सटोरियों की पटान, सटोरियों की बिकवाली, चीनी में तिजड़ियों की पकड़ ढीली, चांदी में नरमी, सोना उछला, चांदी लुढ़की जैसे प्रयोगों से युक्त हिंदी का प्रयोग, जिन्हें आप रोज टीवी में देखते हैं या समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, मंडियों और शेयर बाजारों में होता है, सब्जी मंडी में नहीं। सर, ये तो समझ आ गया कि कामकाजी भाषा के जितने विविध क्षेत्र होंगे, प्रयुक्ति के भी उतने ही विविध रूप होंगे। जैसा कि आपने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में भाषा का एक नया रूप पनप जाता है। भाषा के इस नए रूप से क्या तात्पर्य है सर? विषय विशेष के अनुकूल शब्दावली, पदबंध, वाक्यांश का प्रयोग ही भाषा का नया रूप है। प्रयुक्ति का मुख्य आधार पारिभाषिक शब्दावली तथा उसकी विशिष्ट वाक्य रचना होती है। जैसे भाषा विज्ञान में ध्वनि, अक्षर, शब्द और लिपि चिन्ह के लिए क्रमशः स्वन, स्वनिम, रूपिम, ग्रामीम शब्द का प्रयोग होता है। कार्यालयीन भाषा की शब्दावली अलग होती है। उसमें संस्तुति, स्वीकृति, अग्रेषण, अनुमोदन, आदेश जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। सामान्य बोलचाल वाली हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग नगण्य है। सर, ऐसा लगता है प्रयोजन परक रूप वास्तव में सामान्य हिंदी से बिल्कुल अलग होता है। हां, प्रयुक्ति में प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से भिन्नता होने के बावजूद इसका आधार हिंदी का वो बोलचाल का रूप होता है जिसका रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं। सर, सामान्य हिंदी तथा प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या अंतर है? सामान्य हिंदी अनौपचारिक बोलचाल की हिंदी है। इसे लोक भाषा या जनभाषा भी कह सकते हैं। इसे सीखने का प्रयास नहीं करना पड़ता। शब्दावली आम बोलचाल की होती है, जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी व्यवसाय मूलक है। इसका संबंध हमारी जीविका के साथ रहता है। इसकी भाषा औपचारिक होती है, जिसे सीखना पड़ता है। इसमें पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है। सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी का अंतर चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। सामान्य हिंदी अनौपचारिक होती है और प्रयोजन मूलक हिंदी औपचारिक होती है। सामान्य हिंदी में शब्दावली आम बोलचाल की होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी में पारिभाषिक तकनीकी शब्दावली होती है। इसी तरह सामान्य हिंदी में एक ही शैली का प्रयोग होता है, जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी में मिश्रित शैली का प्रयोग होता है। सर, क्या कार्यालयीन हिंदी की शैली मिश्रित शैली है? यानी हम कार्यालयीन हिंदी में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं? संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी का प्रयोग अस्वाभाविक नहीं लगता। उर्दू अंग्रेजी के बहुत से शब्द हिंदी में स्वीकृत कर लिए गए हैं, जो हिंदी में रच पच गए हैं। जैसे आवश्यक मसौदा संलग्न फाइल में रखा है। एवजी के अभाव में छुट्टी सैंक्शन नहीं की जा सकती। सर, इन उदाहरणों से तथा चार्ट से हमें सामान्य हिंदी तथा प्रयोजन मूलक हिंदी का अंतर तो स्पष्ट हो गया है। अब हमें प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत कार्यालयीन हिंदी के विषय में विस्तार से बताइए। देखो, कार्यालयीन हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी की एक प्रयुक्ति या भाषा रूप है, जिसे प्रशासनिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, कार्यालयीन हिंदी आदि अनेक नामों से जाना जाता है।
कार्यालयीन हिंदी से अभिप्राय उस हिंदी से है जिसका प्रयोग प्रशासनिक प्रयोजनों तथा पत्र आदि लिखने के लिए सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। सर, क्या कार्यालयीन भाषा का स्वरूप सामान्य भाषा की बोलचाल से अलग होता है? बिल्कुल। साहित्यिक भाषा या सामान्य बोलचाल की भाषा कार्यालयीन हिंदी से अलग है। कार्यालयीन प्रयुक्ति की भाषा को प्रयोजन मूलक भाषा शैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोजन यही होता है कि कार्यालयीन कार्य कम से कम शब्दों में तथा कम से कम समय में लेकिन सुचारू रूप से संपन्न हो। कार्यालयीन हिंदी के संदर्भ में इस तथ्य को जांचना चाहें तो हम प्रशासन क्षेत्र की भाषा प्रयुक्ति के कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे फाइल आदेशार्थ, अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। इस भाषा शैली में प्रयुक्त एक एक शब्द एक पूरे कार्य का अथवा एक पूरे फंक्शन का प्रतिनिधि होता है। प्रयुक्ति में शब्दों के अर्थ और प्रयोग के संदर्भ भी सुनिश्चित रहते हैं। घर के अनौपचारिक माहौल में पत्नी ऐसा नहीं कहती कि आपके खाने के लिए भोजन प्रस्तुत है या आपके नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जा रही है। सर, इसका मतलब है कि संदर्भ तथा स्थिति से हटकर भाषा प्रयुक्ति का प्रयोग हास्यास्पद होता है। जी हां, भाषा का प्रयोग करते समय दोनों ही बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। श्री राम बाबू ने मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति दी। सर, क्या ये वाक्य कार्यालयीन हिंदी के संदर्भ में गलत है? हाँ, इस प्रकार की प्रयुक्ति में सामान्यता वास्तविक कर्ता का जिक्र नहीं होता। कोई भी निर्णय निजी नहीं होता। इस प्रयुक्ति में कार्यालयीन क्षेत्र से संबंधित अपनी शब्दावली एवं वाक्य संरचना होती है। जैसे सामान्य भाषा शैली में कहेंगे मुझे छुट्टी दीजिए और कार्यालयीन भाषा में कहेंगे मुझे छुट्टी प्रदान की जाए। इसी तरह सामान्य भाषा शैली में कहेंगे मैंने पत्र का जवाब दे दिया है और कार्यालयीन भाषा में इसे कहेंगे पत्र का जवाब दिया जा चुका है। सर, कार्यालयीन हिंदी की कुछ और विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डालिए। विस्तार से तो नहीं, हाँ, संक्षेप में कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताता हूं और उदाहरणों से स्पष्ट भी करता हूं। कुछ वाक्य देखिए। फाइल प्रस्तुत की जाए, चर्चा के अनुसार कार्रवाई करें, इस पत्र का उत्तर रोक दिया जाए। कार्यालयीन भाषा शैली में ऐसे अधिकांश वाक्य आदेशात्मक हैं। और देखिए, एक ही शब्द जब भिन्न भिन्न संदर्भों या प्रयुक्तियों में प्रयोग में आता है तो उस संदर्भ में उसका अर्थ भी भिन्न होता जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि चालू का सामान्य अर्थ बैंक के संदर्भ में चालू खाता के अर्थ से भिन्न है। वो अंग्रेजी के करंट शब्द का पर्याय है। इसी प्रकार आदेश के स्थान पर आज्ञा का प्रयोग ठीक नहीं, जबकि सामान्य हिंदी में दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसे ही टिप्पणी का सामान्य अर्थ अपनी राय देना है, जबकि कार्यालयीन संदर्भ में या फाइल पर आपसी परामर्श के लिए लिखा जाने वाला नोट टिप्पणी कहलाता है। कार्यालयीन भाषा में निश्चित अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग अनिवार्य है। जैसा कि आपने देखा, आदेश के स्थान पर आज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा कोई और उदाहरण दे सकते हैं? सर, निविदा यानी टेंडर में करार और समझौता दोनों ही शब्द एक से ही लगते हैं, एक दूसरे के पर्याय भी हैं। किंतु शायद निविदा के लिए समझौता शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। इन दोनों में क्या अंतर है? करार में जो विधिक प्रतिबद्धता है वो समझौते में नहीं। समझौता तोड़ा जा सकता है। कार्यालयीन भाषा की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि जहां साहित्य सृजन की भाषा लक्षणात्मक व्यंजनात्मक होती है, वहीं कार्यालयीन भाषा शैली अभिधा युक्त है तथा उसमें संक्षिप्तता को प्रधानता दी जाती है। यह बिल्कुल टू द पॉइंट होती है। कार्यालयीन भाषा में बात करें, प्रस्तुत करें, आदेश दें आदि संक्षिप्त टिप्पणियों का महत्वपूर्ण स्थान है। सर, यदि किसी विचाराधीन पत्र के हाशिए में श्री मिश्र लिखा हो तो इस टिप्पणी का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है श्री मिश्र संदर्भित पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करें। इस भाषा शैली में प्रयुक्त एक एक शब्द एक पूरे कार्य का, एक पूरे फंक्शन का प्रतिनिधि होता है। सर, ये आवती क्या होती है? कार्यालय में आने वाले सभी पत्रों को आवती कहा जाता है। कार्यालयों में काम काज करने की एक सुनिश्चित पद्धति का पालन करना पड़ता है। ये पद्धति कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्र आदि को दर्ज करने से प्रारंभ होती है और पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद उत्तर की प्रविष्टि के फाइल में संकलित करने के बाद समाप्त हो जाती है। सर, टिप्पणी लेखन भी कार्यालय पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये क्यों लिखी जाती है, जबकि सामान्य हिंदी में इसका अर्थ राय देना है? आवतियों को निपटाने के लिए जो सुझाव या सम्मति लिखी जाती है उसे टिप्पणी कहते हैं। सरकारी पत्र कार्यालयीन हिंदी में विशेष स्थान रखते हैं। इस प्रकार के पत्रों में संख्या सबसे ऊपर लिखी जाती है। इसका नमूना देखिए। संख्या डैश डैश भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, तारीख डैश डैश। सेवा में निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली 110003। विषय द्वितीय श्रेणी के तदर्थ अधिकारियों को नियमित करने के संदर्भ में। महोदय, उपयुक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अंत में आप लिखिए भवदीय, हस्ताक्षर, अपना नाम, अपना पद और विभाग। सर, क्या पत्र का आरंभ ऐसे ही होता है कि मुझे आपके यानी इस कार्यालय के दिनांक डैश के पत्र संख्या डैश के बारे में ये कहने का निर्देश हुआ है कि डैश डैश? हाँ, सामान्यतः इसी प्रकार से होता है। कहने का निर्देश हुआ है। इस वाक्य के स्थान पर संदर्भ को देखते हुए निवेदन करना है, अनुरोध करना है भी कहा जा सकता है। पत्र में क्रम संख्या भेजने वाले व्यक्ति, संस्था या विभाग का नाम, तारीख, पत्र पाने वाले का नाम, पद और पता, पत्र का विषय, अभिवादन, पत्र का मुख्य भाग, हस्ताक्षर और पद लिखा जाता है। इसी प्रकार अर्ध सरकारी पत्र का आरंभ प्रिय या प्रियवर से तथा अंत में अधोलेख पर भवदीय के स्थान पर आपका का प्रयोग होता है। हस्ताक्षर के बाद अपना पदनाम नहीं लिखते। प्रेषक अधिकारी का नाम तथा पदनाम ऊपर बाईं ओर और प्राप्तकर्ता का पूरा पता नीचे बाईं ओर होता है। इसमें विषय नहीं लिखा जाता। कार्यालयीन भाषा शैली में अन्य पुरुष का ही प्रयोग अधिकतर होता है। जैसे कि श्री मोहन को सूचित किया जाता है कि वे अपना डिस्पेंसरी कार्ड कार्यालय में जमा करें। कार्यालयीन प्रयुक्ति में जब कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ सीमित हो जाता है। सर, आज हमने कार्यालयीन प्रयुक्ति के बारे में काफी जानकारी प्राप्त की है। अब अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी रूपों की जानकारी भी दीजिए। ठीक है, कल हम विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न प्रयुक्तियां तथा शब्दावली का अध्ययन करेंगे। सर, कल किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे? देखिए, हिंदी भाषा के प्रयुक्ति के आधार पर कई भेद या भाषा स्वरूप अथवा प्रयुक्ति भेद हो सकते हैं, किंतु आज के संदर्भ में अधिक प्रयुक्त होने वाले क्षेत्रों को ही लेंगे। जैसे जनसंचार माध्यम, विज्ञापन क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र तथा आधुनिकतम कंप्यूटर क्षेत्र। सर, आज की पढ़ाई रोचक लग रही है और अभी समय भी है। क्यों ना एक क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर लें? ठीक है, यदि तुम लोगों को पढ़ने की इच्छा है तो हम आज के संदर्भ में अधिक प्रयुक्त होने वाले आधुनिकतम क्षेत्र कंप्यूटर क्षेत्र को लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 21वीं सदी को कंप्यूटर की सदी कहा जाने लगा है।
जहां पहले कार्यालयों में फाइलों, टाइपराइटरों की आवश्यकता थी, वहां कंप्यूटर के आने से अधिकांश काम आसानी से और तीव्र गति से निबट जाते हैं। सर, कंप्यूटर क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग की क्या गति है? आवश्यकताओं को देखते हुए इस क्षेत्र में हिंदी की प्रयोजन मूलक प्रयुक्तियों का निर्माण तथा विकास तीव्र गति से हो रहा है। सर, हम देखते हैं कि अधिकतर पारिभाषिक शब्दों को अंग्रेजी ही में बोला जाता है, जैसे माउस, प्रोग्रामिंग, टाइपराइटर आदि। ऐसा क्यों? देखिए, कंप्यूटर का आरंभ पश्चिमी देशों में हुआ, अतः उससे संबंधित सारी पारिभाषिक या तकनीकी शब्दावली भी पश्चिमी देशों में विकसित हुई है। भारत में यह शब्दावली अंग्रेजी भाषा से ग्रहण की गई है। लिखते समय भारतीय भाषाओं या हिंदी में लिप्यंतरण कर लिया जाता है, लेकिन कुछ शब्दों के हिंदी समानार्थी भी हैं, जैसे डेट कमांड, दिनांक आदेश, बेसिक कमांड, बुनियादी आदेश, पर्सनल कंप्यूटर, निजी कंप्यूटर, मेमोरी, स्मृति, डायरेक्ट जंप, सीधी कूद आदि। सर, कंप्यूटर का प्रयोग तो आज हर क्षेत्र में हो रहा है, तब तो हिंदी शब्दावली भी सभी क्षेत्रों में तैयार की जा रही होगी। जी हां, जैसे परिवहन क्षेत्र के रेलवे में आरक्षण, रसीद फॉर्म आदि। सर, कंप्यूटर की वाक्य संरचना किस प्रकार की है? इस क्षेत्र की हिंदी प्रयुक्तियां संस्कृत भाषा आधारित शब्द हैं तथा अधिकांश तकनीकी या पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों का देवनागरीकरण कर लिया गया है। अनेक शब्दों के संक्षिप्त रूप भी प्रयुक्त किए जाते हैं। विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्रीय हिंदी की वाक्य संरचना की भांति ही कंप्यूटर क्षेत्रीय हिंदी की वाक्य संरचना का स्वरूप रहता है। अब काफी देर हो गई है, आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। और हां, आप घर जाकर कार्यालयीन पद्धति ना अपनाइए कि भोजन प्रस्तुत किया जाए। विजया, कार्यालयीन हिंदी पर तथा कंप्यूटर क्षेत्र के हिंदी पर बनी ये सीडी तो बहुत अच्छी है। आपके काम की है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। विजया, प्रयोजन मूलक हिंदी विषय पर सीडी देखकर तुम्हें भी कुछ समझ में आया या यूं ही व्यर्थ में समय गवाया? मैं हिंदी कम जानती हूँ, फिर भी ये सीडी देखकर बहुत कुछ सीखा है। हिंदी के विषय में ये अच्छा काम हो रहा है। नए कर्मचारियों के लिए ये सीडी बेहद उपयोगी है। देखो, मैंने तो बहुत कुछ नोट भी कर लिया है जो आगे काम आएगा।